स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन और नेता। 1. चिपको आंदोलन मेधा पाटकर। 2. नर्मदा बचाओ आंदोलन गौरा देवी। 3. ताड़ी विरोधी आंदोलन दुबगुंटा रोसम्मा। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप राष्ट्रीय सरकारी खरीद पोर्टल है। 2. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सरकारी ई मार्केट प्लेस के रख रखाव के लिए नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी निकाय है। 2. भारत और पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सदस्य हैं। 3. ग्रे लिस्ट वाले देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों यानी NCCT के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है? 1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। 2. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 3. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। 2. सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से जुड़ी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फिलिस्तीन पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है जिसमें आधुनिक इजराइल के कुछ हिस्से और केवल गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं। 2. रामल्लाह वेस्ट बैंक में एक शहर है और यरूशलेम के उत्तर में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, मानवतावादी गलियारों यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिए विसैनीकृत क्षेत्र होते हैं। 2. सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष ऐसे क्षेत्र बनाने में सहमत होते हैं। 3. उन पर केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही वार्ता की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। 2. इसमें एक अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1992 में निगमित किया गया था और 1993 में सेबी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। 2. इसने खरीदे बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज अवार्ड जीता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अंतिम प्रश्न था, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धारा 19 के तहत बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। 2. यह एक लैंगिक पक्षपात पूर्ण अधिनियम है क्योंकि यह महिलाओं को अपराधियों के रूप में मान्यता नहीं देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा जारी किया गया है। 2. लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में केवल चुनावी आयाम को ध्यान में रखा गया है। 3. लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में स्वीडन सबसे ऊपर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। नवीनतम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में औसत वैश्विक नागरिक द्वारा प्राप्त लोकतंत्र का स्तर 1989 के स्तर से नीचे है। इस रिपोर्ट को स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान द्वारा जारी किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस अध्ययन का शीर्षक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटिसेशन चेंजिंग नेचर।
वी डैम की वैचारिक योजना न केवल चुनावी आयाम, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बल्कि उदार सिद्धांत को भी ध्यान में रखती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। जबकि स्वीडन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे ऊपर है। अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे डेनमार्क और नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड के साथ उदार लोकतंत्र रैंकिंग में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एग्जिट पोल को ओपिनियन पोल भी कहा जाता है। 2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। उत्तर प्रदेश में एक लंबी और कठिन चुनावी प्रक्रिया का समापन हो गया है। एग्जिट पोल ने भाजपा के लिए स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की है। एक चुनाव का एग्जिट पोल मतदान के ठीक बाद मतदान की राय को जानने के लिए किया जाता है। मतदाताओं का एक मतदान है जो मतदाता द्वारा अपने वोट डालने के बाद बाहर निकलने के तुरंत बाद लिया जाता है। यह एक संकेतक के रूप में माना जाता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। एक ओपिनियन पोल के विपरीत, जिसमें पूछा जाता है कि मतदाता किसे वोट देने की योजना बना रहा है, एक एग्जिट पोल में जाहिर होता है कि मतदाता ने वास्तव में किसे वोट दिया। अतः कथन 1 सही नहीं है। फरवरी 2010 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A की शुरुआत के माध्यम से एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा मूल्य ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुद्रा मूल्य ह्रास देश की निर्यात गतिविधि को बढ़ाता है। 2. इससे भारत की यात्रा महंगी हो जाती है। 3. इससे विदेश के प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों को लाभ मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 77 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। मुद्रा का मूल्य ह्रास यानी अवमूल्यन अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है। मुद्रा का मूल्य ह्रास किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएं खरीदना सस्ता हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। विदेशी पर्यटकों को मुद्रा मूल्य ह्रास का फायदा होता है क्योंकि भारत की यात्रा सस्ती हो जाती है, महंगी नहीं। अतः कथन 2 सही नहीं है। मुद्रा के मूल्य ह्रास के प्रभाव हानि भुगतने वाले, बाहर से आयात करने वाले लोग, विदेशी शिक्षा के इच्छुक लोग, विदेशी यात्रा करने वाले लोग, विदेश में निवेश करने वाले लोग, विदेशों में चिकित्सा उपचार के इच्छुक लोग आदि। और लाभार्थियों में शामिल है भारत से निर्यात करने वाले लोग और विदेश से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोग या अनिवासी भारतीय यानी NRI। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, यूरेशियाई आर्थिक संघ यानी EAEU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अपनी सीमाओं के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। 2. यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। 3. बेलारूस गणराज्य यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर केवल 1 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। यूरेशियाई आर्थिक संघ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यूरेशियाई आर्थिक संघ अपनी सीमाओं के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। यह संघ के भीतर संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में नीतियों का अनुसरण, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करता है। यूरेशियाई आर्थिक संघ यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यूरेशियाई आर्थिक संघ के सदस्य देश हैं आर्मेनिया गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, कजाखस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य और रूस। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1 यह जास्कर श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2 तिस्ता और धनसारी इसकी सहायक नदियां हैं। 3 इसमें साल में 2 बार बाढ़ आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में ब्रह्मपुत्र यानी NW2 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से गंगा यानी NW1 से जुड़ गई है। मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही दिहिंग, तिस्ता और धनसारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अतः कथन 2 सही है। यह एक 12मासी नदी है और इसके भूगोल और प्रचलित जलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसमें साल में 2 बार बाढ़ आती है। एक बाढ़ गर्मियों में हिमालय की बर्फ के पिघलने से और दूसरी मॉनसून के प्रवाह के कारण आती है। इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन और ये बाढ़ उच्च और निम्न प्रवाह पर इसके प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण विनाशकारी हैं। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2 प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस जिसे ई श्रम पोर्टल कहा जाता है पर पंजीकरण 25 करोड़ तक पहुंच गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी MOLE द्वारा असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस यानी NDUW के सृजन के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। अतः कथन 1 सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को असंगठित कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने के बाद यह पोर्टल अस्तित्व में आया है। इसके तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। 2 यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य स्तरीय वैधानिक निकायों जैसे निकायों का स्थान लेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डायलॉग टूवर्ड्स क्लीन एयर के विषय के तहत एक सत्र का आयोजन किया गया था। जान लेते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 को 13 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह अध्यादेश वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसके लक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR और आसपास के क्षेत्र हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह निर्धारित करता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन कब और कहां तैनात किया जाना चाहिए। 2 वर्तमान में शांति स्थापन विभाग के नेतृत्व में 12 शांति स्थापन चल रहे हैं। 3 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापनों को संघर्ष के मुख्य पक्षों की सहमति के बिना तैनात किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी सिर्फ दूसरा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन मिशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से चल रहे आह्वान के बाद अधिक महिलाएं भारतीय सेना में शामिल हो रही हैं। 3 बुनियादी सिद्धांत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को एक उपकरण के रूप में अलग करना जारी रखते हैं। पक्षों की सहमति आवश्यक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। निष्पक्षता, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग ना करना,
वर्तमान में शांति अभियान विभाग के नेतृत्व में 12 शांति अभियान चल रहे हैं, अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह निर्धारित करना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान कब और कहां तैनात किया जाना चाहिए, अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, माओवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दक्षिणपंथी उग्रवाद है। 2, भारत में यह नक्सलवाद का पर्याय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी के वरिष्ठ नेता और इसकी केंद्रीय समिति के सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य को असम के कछार जिले में गिरफ्तार किया गया था। नक्सली माओवादी विद्रोह को आधिकारिक तौर पर वामपंथी उग्रवाद यानी LWE के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नक्सलियों या नक्सल माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा के समर्थक वामपंथियों का एक समूह के रूप में कुख्यात माओवादी समूहों और भारत सरकार के बीच चल रहा संघर्ष या तनाव है, अतः कथन 2 सही है। वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो भौगोलिक विस्तार और हिंसक घटनाओं की संख्या के मामले में लगातार घट रहा है। 2021 में यह 10 राज्यों में 25 सबसे अधिक प्रभावित स्थानों वामपंथी उग्रवाद की 85% हिंसा के लिए जिम्मेदार और 70 कुल प्रभावित जिलों 2009 में 180 से नीचे तक सीमित था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस एजेंसी की उत्पत्ति अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा को दिया गया संबोधन था, जिसका विषय शांति के लिए परमाणु था। 2, शासक मंडल IAEA का एकमात्र नीति निर्माता निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह सुझाव दिया है कि यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस को यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करनी चाहिए, और रूस ने इस बात का समर्थन किया है। जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं के जवाब में की गई थी। इस एजेंसी की उत्पत्ति अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा को दिया गया संबोधन था, जिसका विषय शांति के लिए परमाणु था, अतः कथन 1 सही है। इसके 2 नीति निर्माता निकाय हैं, पहला IAEA के शासक मंडल और दूसरा IAEA सदस्य की वार्षिक आम सभा, अतः कथन 2 सही नहीं है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। अंतिम प्रश्न है, राही सरनोबत ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में एक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बैडमिंटन, रोइंग, तीरंदाजी या फिर निशानेबाजी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी निशानेबाजी। राही सरनोबत ईशा सिंह और रिदम सांगवान की भारतीय महिला 25 मीटर पिस्टल टीम ने मिस्र के काहिरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF विश्व कप में सिंगापुर को 17-13 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट में भारत का 5वां पदक है, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निशानेबाजी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम के कारण हो सकता है? 1, पीरियोडोंटल रोग मसूड़े की बीमारी। 2, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल या गले की सूजन। 3, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस परिगल तुंडिका विदृधि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।